नमस्कार दोस्तों, क्रेडोज आईएएस के यूपी पीसीएस 2022 के 40 दिवसीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव आपके सामने हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों का चर्चा करने के लिए आया हूं। ज्यादा समय न गवाते हुए आते हैं सीधे प्रश्नों पर। हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी, पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की थी? अरे इंग्लैंड की। पढ़ते हैं हम लोग, उनकी सफलता का राज क्या था। सफलता का राज पूछ रहा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय भावना का अभाव था किसमें? भारतीय सैनिकों में। एकदम सही बात है, क्योंकि उस समय अभी भारत में राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हुआ था। जो उन्हें ऊंचा वेतन देता था वो उन्हीं के पास जाकर उनकी सेवा करना शुरू कर देते थे, चाहे वो भारतीय राजा हो चाहे कोई यूरोपीय हो। यानी पहला ऑप्शन आपके सामने सही बन रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये तो बात सही है कि जो कंपनी है, कंपनी आई कब थी? जब यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था। पुनर्जागरण के बाद वहां पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई और आधुनिक हथियार आए। आधुनिक हथियार आने के बाद उन्हें आधुनिक रूप से प्रशिक्षण भी मिला और उनके पास आधुनिक हथियार भी मौजूद रहे। यानी दूसरा ऑप्शन भी एकदम सही जा रहा है। तीसरा है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये तो पहले में बता दिया मैंने आपको कि भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास अभी उस समय नहीं हुआ था। यानी ऑप्शन तीनों सही हैं। तो ऐसे में आपके सामने सही आंसर बन के आएगा, वो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। सही आंसर इसका मेरे दोस्तों उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक, क्या, बढ़िया से पढ़िए, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। पुर्तगालियों का अधिकार नहीं मेरे दोस्तों, अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी डचों का अधिकार तो था ही। यानी ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरे पे चलते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। ये ऑप्शन तो सही है। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम दो जगह पे है, एक तो कलकत्ता में भी है और एक यहाँ पे भी है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और यहाँ पर डचों ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही अभी तक आ रहा है। दूसरा है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता डच उपनिवेश था। नहीं, भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश नहीं था, बल्कि अंग्रेजों का था। बाद में अंग्रेजों ने इसे जीत लिया था डचों से। डच तो 1759 में ही चले गए थे, ये तो आपको पता ही होगा, वेतारक युद्ध के बाद। यानी ये ऑप्शन गलत है। अगला है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। ये तो ऐसे ही लग रहा है गलत है। यानी ए गलत, सी गलत, डी गलत, आपके सामने सही आंसर बनकर आ रहा है बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में डुप्ले और क्लाइव। डुप्ले कौन? तो ये फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर। और क्लाइव अंग्रेज गवर्नर। अंग्रेज गवर्नर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष और काट की रक्षा
और संधियां जिन्होंने हमारे भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, निम्नलिखित में से किसके विचार हैं? कोटेशन पूछ रखा है। अर्काट, अर्काट का मतलब है कर्नाटक राज्य में, या कहें कर्नाटक युद्ध से संबंधित है ये। ठीक है, आगे बोलते हैं, ये पढ़ते हैं, किसका विचार है? कोटेशन है, किसका विचार पूछ रहा है? अल्फ्रेड ल्याल नहीं, जे.आर. सिले नहीं, एच.एस. डॉडवेल, ये ऑप्शन सही है, एच.एस. डॉडवेल सही है। अल्फांसो डिसूजा भी गलत है, एच.एस. डॉडवेल सही है। और आपको पता है एक घटना हुई थी कलकत्ता में, जिसमें नाम नहीं याद आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्या घटना थी वो, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना क्या थी कि एक छोटे से कमरे में कई सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, और सुबह में जब वो कमरा खोला गया तो उसमें से कुछ ही सैनिक जिंदा निकले, कुछ क्या, एक मात्र, और उसमें से ये एच.एस. डॉडवेल थे। तो इनके आधार पे बोला जाता है कभी कभी कि वो एक काल्पनिक कहानी है, वास्तविक नहीं है। फिलहाल आपके सामने जो सही आंसर बन के आया है वो एच.एस. डॉडवेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथी, ध्यान रखें, कांग्रेस का गांधी के आगमन से पहले, या कहें कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो ये बोला जाता है कि शुरुआत में उस पर नरमपंथियों का प्रभुत्व रहा, बाद में गर्मपंथियों का रहा, बाद में तो गांधी आ ही गए थे। अब इनमें से गर्मपंथी कौन थे और नरमपंथी कौन थे? और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन क्या आपका कि नरमपंथी में शामिल नहीं थे। कौन नहीं शामिल था नरमपंथी में? बाल गंगाधर तिलक। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, क्या रहा है, सही है। दूसरे पे चलते हैं, आर.सी. दत्त यानी रमेश दत्त, ये तो नरमपंथी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी नरमपंथी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नरमपंथी थे। और आपको पता है ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे, यानी बाल गंगाधर तिलक आपके आंसर सही है। और गर्मपंथियों में वैसे भी 3 लोगों का नाम ज्यादा लिया जाता है। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल कौन? तो लाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ, क्या है? भारत संघ। भारत संघ ये हिंदी ट्रांसलेट कर दिया गया है, आप लोग जनरली इसका नाम जानते होंगे, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। अब तो कंफर्म है, पूछ क्या रहा है? इसके संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये तो नहीं है। दादा भाई नौरोजी, ये भी नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये हैं। एओह्यूम तो नहीं है, ये कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिए थे। एओह्यूम संस्थापक बोला जाता है इन्हें, तो उनको हटाइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हुआ क्या था कि इसकी स्थापना 1876, ध्यान रखिएगा, 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ, किसके साथ? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी।
इंडियन एसोसिएशन या कहें भारत संघ की स्थापना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? विदेश नीति पूछ रहा है किसकी? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का एक बहुत प्रमुख आधार रहा है गुटनिरपेक्षता। ये तो पता ही है आपको। पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलता है। सम्मिलित नहीं था, ये क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए। सम्मिलित नहीं था। प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, ये तो गुटनिरपेक्षता में शामिल था। आगे है पूंजीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता है कि भारत शुरुआत से, आजादी के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चला है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी उसमें शामिल है और साम्यवादी व्यवस्था भी शामिल है। दोनों को साथ लेके चल रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। यानी ये ऑप्शन तो अभी तक गलत नजर आ रहा है। अगला पढ़ते हैं, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, ये भी गुटनिरपेक्षता की नीति में था। तीसरा है, अगला है अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा, ये भी गुटनिरपेक्षता की नीति में है। यानी आपके सामने जो सही आंसर बन के आया, सही आंसर, वो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? उन्नीस सौ 27 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, इसका प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? तो महिला शिक्षा में वृद्धि करना। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, नहीं। तीसरा, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाना, नहीं। चौथा, महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान, नहीं। यानी आपके सामने जो सही आंसर बन के आ रहा है, सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, महिला शिक्षा में वृद्धि करना। हुआ क्या था? इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में मार्गरेट कजिंस, मार्गरेट कजिंस ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, मार्गरेट कजिंस ने इसकी स्थापना किया था। किस उद्देश्य को लेकर? तो महिला शिक्षा में वृद्धि करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समझ रहे हैं कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही व्यापार करने का अधिकार था, किसी और कंपनी के पास नहीं। हुआ क्या था? जब 1916 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद उसमें परिवर्तन किया नहीं किया गया। ये परिवर्तन किस अधिनियम से हुआ, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, कब उनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो पहला है 1813 का चार्टर अधिनियम, ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें एक चीज किया गया था, व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी एकाधिकार प्राप्त था। ठीक, अगले पे चलते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में क्या किया गया था कि कंपनी के संपूर्ण व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में तो ये भी सही लग रहा है। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम, कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 1873 के चार्टर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था ऐसा। तो अब हम चलते हैं 1813 पे और 1833 में।
सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, यही जान लीजिए। आपका आंसर वही बनता है। तो आपका जो सबसे सटीक आंसर बन के आएगा वो बन के आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? चलिए पढ़ते हैं कौन सी प्रथम थी। बॉम्बे ट्रेड यूनियन नहीं, कलकत्ता श्रमिक संघ नहीं, मद्रास श्रमिक संघ। इसका सही आंसर है मद्रास श्रमिक संघ। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में वीपी वाडिया, ध्यान रखिएगा, वीपी वाडिया ने किया था। और ये प्रथम या क्या आधुनिक ट्रेड यूनियन के संस्थापक भी माने जाते हैं, जन्मदाता भी माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक सूचना देना था आपको, क्लास 1 में समझाते हुए कांग्रेस की स्थापना मैंने एक जगह 1985 बता दिया, उसको सुधार कर लीजिएगा। 1985 नहीं 1885 हो गया, वो माइंड मिस्टेक हो गया था मुझसे, उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, चलिए व्यवस्थित करते हैं। क्रिप्स मिशन जो आया ये आया है 1942 में। गांधी इरविन समझौता ये हुआ है 1931 में, 1931 में। साइमन कमीशन आया है 1927 में। भारत विभाजन हुआ है 1947 में। गांधी इरविन समझौता 1931। अब कूट बनाइए। सबसे पहले कूट बनेगा 1927 आ रहा है तो 3, उसके बाद 31 यानी 2, उसके बाद ये 42 है 1, उसके बाद 4। अब खोजते हैं 3 2 1 4 किस में है? ए में नहीं, 1 2 3 4 तो ये तो गलत है, ए गलत है। 2 में 2 1 4 3 ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा है सी, है सी 2 1 3 4 ये भी गलत है। डी दिया हुआ 3 1 2 4, इसके हिसाब से तो सब गलत है। टाइप करने वाले सही टाइप नहीं किया है, सुधार कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन बनेगा 3 2 1 4, इसका सही आंसर है। सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत विभाजन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज गृह शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वराज गृह हिंदी शब्द दे दिया है, कंफ्यूज मत होइए। होम रूल सोसाइटी का नाम सुना होगा आपने, या होम रूल आंदोलन की बात करें। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में, ये तो पता है। और इसके 2 भाग थे, एक का नेतृत्व एनी बेसेंट कर रही थी और दूसरे का तिलक कर रहे थे। इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसका? यह है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नहीं। दूसरा है भारतीय जनता को शिक्षित करना, नहीं। तीसरा है भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ये तो नाम में ही दिख रहा है भाई, होम रूल की बात कर रहे हैं। होम रूल मतलब स्वशासन,
यानी आपके सामने सही आंसर बन के आ रहा है सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। अगला भी देख लेते हैं। प्रशासन के ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध, प्रशासन के ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध ऐसा नहीं है। यानी आपके सामने जो सही आंसर मेरे दोस्त बनकर आया है वह है ऑप्शन सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, मुंबई दहेज में किसे मिला? दहेज प्रथा, लड़के बड़ी खुश होंगे, लड़के तो दहेज लेते हैं, लड़कियां दुखी ना हो, कोशिश करें जल्दी से आईएएस बना, चाहे पीसीएस बन जाए, उन्हें दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उल्टा दहेज ले लें लड़कों से, ये कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये तो पता है कि दहेज हमेशा लड़की वाले ही देते हैं, लड़के वाले देते नहीं हैं। और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, हम देखेंगे उसी को। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का मुंबई दहेज में किसे मिला था? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को। अरे भाई, महारानी एलिजाबेथ को कैसे मिलेगा? इनको तो नहीं मिलेगा। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन कैसे मिलेगा? ये तो कब आए थे? जब भारत आजाद होने वाला था तब आए थे ना। इन्हीं के समय भारत विभाजन हुआ था, तो उस समय तो मिलेगा नहीं इनको। उससे पहले ही बंबई अंग्रेजों के पास आ गया था। आगे है कालीकट के शासक जमोरिन को। कालीकट पता है कहाँ? कालीकट केरल में, तो वहां के शासक को नहीं। उस समय तो अभी अंग्रेज आ ही गए थे, आ ही रहे थे। अंग्रेज कहाँ आए थे? वास्को डिगामा पहुंचा था अभी। वास्को डिगामा कहाँ गया था? वास्को डिगामा तो पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया हुआ था। ये सब हटाइए। अगला है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। हुआ क्या था मेरे दोस्तों, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय जो हैं, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, और इसी में उन्हें बंबई दहेज के रूप में मिला। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। और ये चार्ल्स द्वितीय क्या किए, बाद में कुछ कर लेकर या कहें कुछ मुआवजा लेकर बंबई को कंपनी को दे दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्य समाज का सामाजिक आधार पूछ रहा है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये तो पता है, दयानंद सरस्वती ने। कब किया? तो 1875 ईस्वी में, ये भी पता है। अब इसके सामाजिक आधार की हम खोज करते हैं, क्या क्या दे रहा है। यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। बात बिल्कुल सही है। इसका ज्यादा विस्तार जो था वो पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में ही था। और मुख्य रूप से बोला तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पंजाब का मतलब आज का पाकिस्तान का पंजाब भी, उसको भी शामिल कर लीजिएगा। अगला दिया हुआ है, इसमें मुख्यतः व्यापारिक जातियां समाविष्ट थी। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? समाज सुधार था ना। समाज सुधार समाज में जितनी कुरीतियां था उन कुरीतियों के विरोध में था, केवल व्यापारियों की समस्याओं को लेकर तो था नहीं। तो यानी दूसरा ऑप्शन आपके सामने गलत हो रहा है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यह ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। शब्द देखिएगा क्या दिया हुआ है, बहुत अधिक सीमित था। यहीं से गलत हो जा रहा है। ब्रह्म समाज नो डाउट कि बहुत ज्यादा विस्तृत था, बहुत लंबे क्षेत्र पर फैला हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना पता है आपको किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। बाद में उसको केशव चंद्र सेन ने बहुत फैलाया था। लेकिन आर्य समाज भी
कम क्षेत्र में विस्तृत नहीं था, अभी आपको बता ही दिया था। पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार था। और ये दायरा बहुत अधिक सीमित था ब्रह्म समाज की तुलना में, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब खोजते हैं हम लोग सही कूट। सही कूट में 1 और 2 दिया हुआ ए में, इसको हटाइए। बी में केवल 2 3 दिया है, हटाइए। सी केवल 1, इसका सही आंसर है सी केवल 1। यह मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, बाकी दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था। एका आंदोलन ये 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। अवध में किसने शुरू किया था, मदारी पासी ने। क्यों, तो लगान वृद्धि के विरोध में। ठीक है, लगान वृद्धि के विरोध में उन्होंने शुरू किया था। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है सरकार को लगान देना बंद करना। पहला ऑप्शन तो सही नजर आ रहा है, फिलहाल आगे भी बढ़ते हैं। बी दे रहा है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, जमींदारों के विरोध में था, ये गलत होगा। सत्याग्रह की समाप्ति, अरे सत्याग्रह क्यों समाप्त करेंगे, खुद ही सत्याग्रही हैं, गांधीवादी विचार पे चल रहे थे। अगला खरीफ और रबी का बराबर लगान देना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी आपके सामने सही आंसर बनकर आएगा ए, सरकार को लगान देना बंद करना सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, अगला है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब क्या पूछ रहा है ये, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है, यानी किन किन संस्थाओं को केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया। आइए देखते हैं फिर से किन किन संस्थाओं को। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी नहीं, इसकी स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। पहला हटाइए। दूसरा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इसकी स्थापना इन्होंने की थी केशव चंद्र सेन ने। अगला है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना की थी। यानी पहला हटा दीजिए, 2 और 3 देखते हैं कहां पर है। ए में केवल 1 और 3 दिया है, पहला गलत है, दूसरा 2 और 3 दिया हुआ है। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी इसका सही है, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ष 1944 में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। 1944 में कौन सी योजना ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया, कौन सी भेजी गई। रैले कमीशन 1902 में आई थी। वर्धा योजना तो अंग्रेजों द्वारा भेजी नहीं गई थी, ये तो जाकिर हुसैन की अनुशंसा पर लाई गई थी शिक्षा समिति। वैसे सार्जेंट भी शिक्षा संबंधित है, रैले भी शिक्षा संबंधित है, यानी सब शिक्षा योजनाएं हैं। फिलहाल देखते हैं। ये 1902, ये हो गया 1937 में, और इसे भी अंग्रेजों द्वारा भेजा नहीं गया था। तीसरा सार्जेंट योजना, ये भेजा गया था 1944 में। आपके सामने सही आंसर है तीसरा, केवल 3। देखते हैं कूट में केवल 3 कहां है। ए में केवल 1 दिया है, बी में केवल 2 दिया है, सी में केवल 3 दिया है। इसका सही आंसर है
सी केवल 3, सार्जेंट योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस समय दिया था? अच्छा, गांधी जी बहुत सारे आंदोलन चलाए, पता है आपको, चंपारण चलाए, खेड़ा चलाए, अहमदाबाद चलाए, असहयोग चलाए, फिर उधर रॉलेट एक्ट भी, रॉलेट सत्याग्रह भी चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाए थे, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाए थे। लेकिन उनमें से एक आंदोलन ऐसा था जिसमें गांधी ने कहा भारतीयों से कि आप मुझे 1 वर्ष का समय दो। 1 वर्ष का समय का मतलब आप मेरा साथ दो 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष अगर साथ दे दोगे तो 1 वर्ष के भीतर भीतर हमको आजादी मिल जाएगी। ये किस आंदोलन में बोला था गांधी ने, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। किस समय बोला था? मैंने पहले बोला एक आंदोलन में बोला था, तो गोलमेज सम्मेलन को हटा दीजिए, गोलमेज सम्मेलन की कोई बात ही नहीं है। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, नहीं, इसमें भी नहीं। आगे असहयोग आंदोलन के समय, इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन के समय। डी दांडी मार्च, दांडी मार्च तो वैसे भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। यानी आपके सामने सही आंसर जो बन के आ रहा है वो ऑप्शन सी है, असहयोग आंदोलन के समय। आगे बढ़ते हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, पहले क्लास से ही बोल रहा हूं, सही है सही नहीं है, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना M.K. गांधी ने की थी। M.K. गांधी मतलब मोहन चंद करमचंद गांधी। मेरा नाम मत ले लीजिएगा, मनोज गांधी नहीं, मैं मनोज गांधी नहीं हूं, मनोज श्रीवास्तव हूं, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी। अब सही नहीं है पूछ रहा है, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष MC राजा थे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे, बिल्कुल सही है। अगला है, अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया और 1930 में स्वयं का ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस बनाया। ये गलत है। ये तो बात सही है कि इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस का बनाया, इसका गठन किया इन्होंने, एकदम सही है। लेकिन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन से इन्होंने कभी इस्तीफा नहीं दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन ने दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की अंबेडकर की मांग का समर्थन किया। पृथक निर्वाचक मंडल की अंबेडकर की मांग का समर्थन किया नहीं, यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। विरोध, इसी के लिए तो गांधी अनशन पे बैठ गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? इन दोनों को हटाएंगे, दोनों गलत हैं। अभी तो दोनों हटाइए, ये दोनों गलत हैं। बाद में इसकी सूचना दूंगा, जो क्वेश्चन बनाते हैं लोग ऐसे बनाया करें। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था?
कौन सा किसान संघर्ष ऐसा है जो अंग्रेजों की अफीम नीति का परिणाम था, यानी अफीम नीति के विरोध में था। अफीम उगाते थे ये लोग, उसी के विरोध में था। कौन सा था? फुलागुरी घेवा। ये ऑप्शन तो ठीक है लग रहा है। आगे भी पढ़ते हैं क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे समस्या दिख रही है, फिलहाल देख लेते हैं। बी है बिरसाइत अल गुलान। बिरसाइत, अरे बिरसा मुंडा वाला है, कहाँ कंफ्यूज करते रहे। बिरसा मुंडा ये नहीं है। अगला है पवना विद्रोह, नहीं। अगला है मराठा किसान विद्रोह, नहीं। यानी इसका सही आंसर जो बन के आ रहा है हमारे सामने वो फुलागुरी घेवा है। ये असम में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, असम में फुलागिरी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। रणजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना थी, बिल्कुल सही है। अगला है रणजीत सिंह ने मुल्तान को अपनी राजधानी बनाया, नहीं, मुल्तान को नहीं बनाया था, लाहौर को बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी में आ भी चुका है। रणजीत सिंह की राजधानी अभी हाल ही में किसी में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी में पूछा हो चाहे पीसीएस में पूछा है, लेकिन आया है ये क्वेश्चन। क्लियरली याद नहीं आ रहा है मुझे किस में आया है। ये तो गलत है, केवल एक सही है। खोजते हैं। ए में दिया है केवल एक, आपके सामने सही आंसर बन के आएगा ए, केवल एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंजाब नौजवान भारत सभा की आकांक्षाओं की सूची में नहीं था? पंजाब नौजवान भारत सभा, पता है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी, ध्यान रखिएगा। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। अब क्या पूछ रहा है? इनकी आकांक्षाओं की सूची में नहीं था। क्या नहीं था? युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें, ये तो था। अगला, छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करें, ये भी था। पता ही है क्रांतिकारी थे तो करेंगे ही। अगला है श्रमिकों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी विचार विमर्श प्रारंभ करें, ये भी सही है। अगला है पंजाब में ट्रेड यूनियन आंदोलन की रचना में सहायक हूं, नहीं, ये गलत है। यानी आपके सामने जो सही आंसर बन के आया वो ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब में ट्रेड यूनियन आंदोलन की रचना में सहायक हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? अरुंडेल कमेटी का गठन किससे संबंधित है? अरुंडेल कमेटी राजनैतिक सुधारों से, ये सही है। प्रशासनिक सुधारों से नहीं। अकाल द्वारा फसल खराब होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कर सुधारों से कूट की सहायता, या अकाल द्वारा फसल खराब होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कर सुधारों से, नहीं, ये भी नहीं। यानी केवल एक है। सही आंसर इसका है केवल एक, यानी ए। हुआ क्या था? इसकी स्थापना जो कर्जन के बाद, लॉर्ड कर्जन के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल बने, मिंटो, गवर्नर जनरल का है या वायसराय भी बोल सकते हैं, उस समय मिंटो द्वितीय बने थे। उन्होंने
करजन ने तो बंगाल विभाजन का निर्णय दे दिया था और इनके समय ही लागू हुआ था, ये भी पता था। और उस समय भारत में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। तो उसी समय लॉर्ड मिंटो ने राजनीतिक सुधारों पर सलाह देने के लिए जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में 1906 ईस्वी में, ध्यान रखें 1906 ईस्वी में इस गठन संघ इस कमेटी का गठन किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि भारतीय स्वतंत्रता महात्मा गांधी के बिना मिली होती तो निम्नलिखित में से क्या संभव था। महात्मा गांधी के बिना मिली होती तो, पढ़ते हैं क्या संभव था। लोकतंत्र की जगह कम्युनिस्ट शासन पद्धति, कम्युनिस्टों का प्रभाव, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि लगभग जो क्रांतिकारी थे, स्पेशली भगत सिंह की बात करें तो उनका झुकाव था उधर, और इधर अगर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनका भी झुकाव था, लेकिन उस समाजवाद की तरफ, जो कि कम्युनिज्म का ही एक भाग है। जयप्रकाश नारायण चाहे राम मनोहर लोहिया, उनका भी झुकाव उधर ही था। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की जगह कम्युनिस्ट शासन पद्धति हो सकता है। पूरी तरीके से कम्युनिस्ट अगर ना बोलें तो अभी समाजवादी तो बोल ही सकते हैं। ये ऑप्शन तो सही है। अगला है, किसी एक वर्ग के अधिकार को शासन पद्धति, किसी एक वर्ग। देखिए, जब गांधी की विचारधारा देखेंगे तो गांधी की विचारधारा जो है वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, महिला हो, सबको साथ में लेकर चलते हैं। और हो सकता है नहीं आते तो कोई आप ये संप्रदायवाद बढ़ ही रहा था, मुस्लिम लीग अपना राग अलाप रहा था, इधर जो हिंदू संगठन थे, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे आरएसएस हो, ऐसी जो भी संस्थाएं थी वो अपना अलग रूप लेके चल रही थी। तो किसके पास शासन जाता ये कुछ कह नहीं सकते। अगर मुस्लिम लीग के पास जाता तो मुस्लिम प्रभाव ज़्यादा रहता, इस्लामी प्रभाव। अगर हिंदू संगठनों के पास आता तो हिंदू प्रभाव ज़्यादा रहता। तो ऐसे में देखा जाए तो ये ऑप्शन भी सही नज़र आ रहा है। आगे देखें, हिंसा के द्वारा प्राप्त लक्ष्य का सामाजिक एवं राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त होना। हिंसा के द्वारा, अगर क्रांति के द्वारा मिलता, जैसा कि अमेरिका में पता है क्रांति के द्वारा ही आज़ादी मिली थी, लेकिन भारत में क्रांति के द्वारा तो मिली नहीं, गांधीवादी आंदोलन की तरफ से मिली। हालांकि क्रांतिकारियों का योगदान कम नहीं है, कभी भी ये मत भूलिएगा कि क्रांतिकारियों का योगदान कम रहा है, बहुत आंदोलन योगदान रहा है उनका। लेकिन जो तरीका भारत में आज़ादी का सबसे सफल रहा वो गांधीवादी तरीका रहा। ऐसे में ये भी ऑप्शन सही कह सकते हैं। अगला है, महिलाएं, दलित एवं अल्पसंख्यक स्वतंत्रता के पश्चात भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाते। ये तो पहले ही बता दिया। चारों देखते हैं कहाँ पे है। केवल ए में दिया केवल एक नहीं, बी में 1 और 4 नहीं, सी में 1 और 3 नहीं, डी इसका सही आंसर है सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं देखते हैं। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, क्या क्रिप्स जिस समय आया उस समय चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत को आज़ादी देना चाहेंगे? नहीं, तो ये तो हटा दीजिए। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ये सही है। हुआ क्या था, इसमें बोला गया था कि
क्रिप्स प्रस्ताव पहले जान लीजिए आया क्यों था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज भारतीयों का सहयोग चाह रहे थे और उसी क्रम में ये क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। और क्रिप्स प्रस्ताव में ये एक प्रस्ताव लेकर आए थे लोग कि भारत वर्तमान में अंग्रेजों का सहयोग करा द्वितीय विश्व युद्ध में, और जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और वो जो निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे का की राह तय की जाएगी। यानी ये ऑप्शन सही है। पहला हटाइए, दूसरे को रखिए। तो ए में केवल 1 दिया है, बी में 2 दिया है, यानी आपका सही आंसर 2, केवल बी।